बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सबा लतीफ़, प्रोग्राम सिर्फ सच के साथ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना को कौन नहीं जानता। आज हम बात करेंगे इनके बारे में, किस तरह से वो दुनिया के सामने उभर कर आए हैं, कैसे उन्होंने इतने कम अरसे में तरक्की की है। ये कौम है या कोई याजूज माजूज की नस्ल है। ये लोग करते क्या हैं, इनके कामकाज का तरीकाकार क्या है, ये अपने बुरे हालात का मुकाबला कैसे करते हैं और अपने अच्छे हालात में मज़ीद अपने अच्छे हालात की खबर किस तरह से रखते हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि कौमों पर आजमाइश का वक्त तो आता ही रहता है, लेकिन इस आजमाइश के वक्त में, इस आजमाइश की घड़ी में इनका तर्ज अमल क्या होता है और इस तरह अमल के नतीजे में कौमों का रुझान किस जानिब बढ़ता चला जाता है और फिर वो तरक्की अगर करती हैं तो किस तरह से, और अगर इनका मुकाबला करती हैं, उन आजमाइशों का मुकाबला करती हैं तो किस तरह से करती हैं। नाज़रीन, चीन के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आरा कायम की जाती हैं और सूरत हाल में, मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस के बाद ये बात भी कही जा रही है, चूँकि वो हराम जानवरों का गोश्त खाते थे, इस वजह से उनके साथ ये तमाम तर वाक़े हुए हैं। ये बात मान ली जाए, बल्कि ये बात मान ली गई है कि वो हराम जानवरों का ही गोश्त खाते थे। इसी वजह से ये वायरस फैला और फैलता ही चला जा रहा है। लेकिन इस आजमाइश की घड़ी में भी वो कौम बनकर उभरे हैं, और कौम बनकर उभरने से मुराद ये है कि शायद पाकिस्तान में इतना बजट नहीं होता जितना उन्होंने इस बीमारी से निपटने के लिए बजट रख दिया है। 173 अरब डॉलर की बात की गई है, यानी 173 अरब डॉलर सिर्फ इस बीमारी से निपटने के लिए रखा जाएगा, इस तहकीक के लिए रखा जाएगा और इसको रोकने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए सेंट्रल बैंक में कोशिश की और इस बात का ऐलान किया कि चीनी हुकूमत को दिए जाएंगे। चीन के सेंट्रल बैंक में होने से इस बात की हकीकत से कोई भी इनकारी नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ वेबसाइट पे ये बात सामने आई थी। खैर, आज की इस वीडियो में हमने बुनियादी तौर पर इन बातों के बारे में बताना है जिन्होंने चाइना को चाइना बनाया है। कुछ लोग इन बातों का गैर मरई या गैर फितरी चीज़ें कहते हैं और ये बात कहते हैं और इन बातों का ताल्लुक फितरत से है ही नहीं, लेकिन दर हकीकत कुछ लोग ये भी जानना चाहेंगे कि वो तमाम बातें जो चीनी कौम के मुतल्लिक मशहूर हैं वो हकीकत रखती हैं, यानी इनके ख़राब रवैये, वेयर्ड बिहेवियर के बारे में। और ये वेयर्ड बिहेवियर वाक़ियतन इतना ही वेयर्ड है कि इसका तज़किरा भी ना किया जाए, और तज़किरा किया भी जाए तो किन लफ्ज़ों में किया जाए। नाज़रीन, चीनी कौम के बारे में ये बात कही जाती है कि वो नाकामी को शिकस्त दे देते हैं। माओ की मौत के बाद गैर यकीनी के बरसों में चीन के सनती ताकत बनने के बहुत पहले चीनी मुआशी तालिब इल्मों का एक ग्रुप शंघाई से बाहर एक पहाड़ पर जमा हुआ था। इसने क्या फ़ैसला किया था, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एनए न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जी तो नाज़रीन, नौजवान स्कॉलर्स के सामने एक ही सवाल था कि हमने मगरिब की बराबरी किस तरह से करनी है, हम कैसे उनकी बराबरी कर सकते हैं। ये शायद ख़ज़ां का मौसम था और दूसरी जानिब रोनाल्ड रेगन अमरीकियों से एक बार फिर नई सुबह का वादा कर रहे थे। इस दौरान चीन कई दहाइयों के बाद मुआशी और सियासी बहरान से निकल आया था। मुल्क में तरक्की हुई थी, मगर फिर भी चीन की 1/3 आबादी इंतहाई गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही थी। ये वो दिन थे कि जब चीन में रियासत फैसला करती थी कि कौन शख्स कहाँ काम करेगा, क्या काम करेगा, किस कारखाने में क्या बनाया जाएगा और इसकी कीमत क्या होगी। कॉन्फ्रेंस में शरीक अफराद दरमियानी उम्र के वो नौजवान थे जो मार्केट को आज़ाद करना चाहते थे, लेकिन वो मईशत की तबाही से खौफजदा थे। ये सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी को सुलाने वाली नज़रियाती ब्यूरोक्रेसी के लिए ख़तरे की घंटी थी। रात गए तक इनके दरमियान इत्तफाक राय हो गया, कारखानी रियासत की जानिब से दिया गया हदफ पूरा करने के लिए पाबंद होंगे, लेकिन इन कारखानों को इजाफी पैदावार करके मनपसंद कीमत पर फ़रोख्त करने की इजाज़त होगी। ये बहुत चालाकी के साथ मईशत को रियासत के असर से आज़ाद करने की तजवीज़ थी। इस तजवीज़ ने कमरे में मौजूद पार्टी के एक ज़िम्मेदार को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। इस फर्द का मईशत से कोई ताल्लुक नहीं था। 89 साला ज़ंगियान का कहना है कि जब तक सब लोग मसले पर तबादला ख्याल करते रहे मैं चुप रहा, लेकिन मैं आज भी सोचता हूँ कि हमने ये काम मुकम्मल किया किस तरह। चीनी मईशत ने एक तवील अरसे तक बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से तरक्की की। आज किसी को भी याद नहीं कि चीन के आलमी ताकत बनने का अमल कितना मुश्किल था। चीन के लिए ये सफ़र और अच्छी उम्मीद रखना इंतहाई मुश्किल था। ज़ंगियान जो तजवीज़ लेकर पहाड़ से वापस आए, इसे हुकूमत ने बहुत जल्द पॉलिसी के तौर पर अपना लिया। चीन ने हैरत अंगेज़ तरक्की की जानिब पूरी कुव्वत से कदम बढ़ाना शुरू कर दिए।
चीन में आज ज़ाती मकान रखने वालों की सबसे बड़ी तादाद मौजूद है। इसी तरह इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों, कॉलेज के ग्रेजुएट और अरबपति अफराद भी सबसे ज़्यादा आपको चीन में ही मिलेंगे। इंतहाई गुर्बत की शरह घटकर महज 1% से भी कम रह गई है। तन्हा और इंतहाई गरीब चीन आज अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ बनकर उभरा है और दोनों ममालिक में ज़बरदस्त मुकाबला जारी है। सदर शी जिनपिंग ने चीन की अंदरूनी सियासत पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने और बैरून मुल्क अपने एजेंडे के फ़रोग के लिए ज़्यादा जारहाना रवैया इख्तियार किया है। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के तजारती जंग का ऐलान किया था, जो नई सर्द जंग का सबब बन सकता था। लेकिन आज चीन में ये सवाल कम ही किया जाता है कि मगरिब की बराबरी कैसे की जाए। अब सवाल ये किया जाता है कि मगरिब से आगे कैसे बढ़ा जाए। अमेरिका की जानिब से किए गए हालिया चीन दुश्मन इक़दामात का मुकाबला कैसे किया जाए। तारीख दानों के लिए ये सूरत हाल कोई नई नहीं है। वो जानते हैं कि हर उभरने वाली कौम पहले से मौजूद ताकत को चैलेंज करती है और करती आई है, जिसके नतीजे में एक जैसे मसाइल ही जन्म लेते हैं। कई दहाइयों तक अमेरिका ने चीन को ताकतवर बनने में मदद की है। अमेरिका ने चीनी लोगों और इसकी क़यादत के साथ मिलकर दुनिया की अहम तरीन मुआशी शरह कायम की, जिससे दोनों ममालिक को फ़ायदा हुआ। इस दौरान 8 अमरीकी सदूर को उम्मीद रही कि चीन यकीनी तौर पर जदीद दुनिया के कवानीन को तस्लीम करेगा और खुशहाली के नतीजे में सियासी आज़ादी हासिल होगी, जो चीन को एक जमहूरी मुल्क बनने में मदद देगी और इसे तब्दील कर देगी, या फिर आमराना तर्ज हुकूमत चीन को तबाह करके रख देगी। मगर ये दोनों उम्मीदें पूरी ना हो सकीं और चीन के कम्युनिस्ट क़यादत ने आलमी तवक्कुआत को पूरा करने से बार बार इनकार कर दिया। उन्होंने खुद को बार बार मार्क्सिस्ट करार देकर सरमायादाराना निज़ाम की तौहीन की। उन्होंने अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए बगैर किसी तब्दीली और सख्ती दबाव का इस्तेमाल जारी रखा। चीनी क़यादत मुल्क में कौम परस्ती को बढ़ावा दिया। दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद जंग से उन्होंने गुरेज किया। उन्होंने जदीद दुनिया की किताबों के मुताबिक नाकाम पॉलिसियाँ इस्तेमाल की, लेकिन फिर भी मुसलसल 40 बरस बगैर किसी वक्फे की तरक्की हासिल की। गुज़िश्ता दिसंबर के इख्तिताम पर चीन में सोवियत यूनियन ने से ज़्यादा उम्र पाने का संगे मील अबूर कर लिया और कम्युनिस्ट हुक्मरानी का रिकॉर्ड मुकम्मल होने पर उन्होंने जश्न मनाया। हो सकता है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत होने के साथ साथ नई सुपर पावर भी बन जाए। दुनिया को लगता है कि इसके बाद चीन तब्दील हो सकता है और कई मानों में बदल भी चुका है, लेकिन चीन की शानदार कामयाबी ने दुनिया को बदल कर रख दिया। इसके साथ ही दुनिया के हवाले से अमरीकी सोच भी बदल गई है। इस बात की कोई सीधी वजाहत मौजूद नहीं है, ना ही हमें मिलती है कि चीन ने इतनी ज़बरदस्त कामयाबी आखिर की किस तरह से, कैसे उन्होंने कामयाबी हासिल की। पेशबीनी, सलाहियत, अज़म और सबसे अहम तरीन खौफ है जिसने इस कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। बहरान के एहसास ने माओ के जानशीनों को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। माओ के चीन के बहरान से निकल आने के बावजूद चीनी कम्युनिस्ट दिमागों ने अपनी रवायती हलीफ माओ सो के अंजाम से सबक सीखा और सोवियत यूनियन की तबाही की वजूहात का जायज़ा लिया। नाज़रीन, उन्होंने इससे 2 सबक सीखे। पहला तो ये था कि अपना वजूद बरकरार रखने के लिए पार्टी में इस्लाहात की ज़रूरत है। दूसरा ये कि इन इस्लाहात में जमहूरियत की कोई गुंजाइश नहीं। चीन हमेशा से ही बेहतरी की जानिब कदम बढ़ाने और फिर वापस लौट आने के दरमियान एक कश्मकश का शिकार रहा है। चीन में तब्दीली की जानिब सफ़र कभी भी देर पा नहीं रहा। हमेशा तब्दीली के खौफ से रास्ता बदल लिया गया। बहुत से लोगों का कहना है कि पार्टी नाकाम भी हो सकती है, क्योंकि जबर और आज़ाद ख्याली के दरमियान कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो चीन जैसे बड़े मुल्क की बका के लिए ख़तरनाक है। नाज़रीन, अब ये अलग बात है कि अमेरिका की मुखालफाना कोशिशों के बाद चीन अपनी तरक्की की रफ्तार बरकरार रख पाएगा या नहीं, लेकिन चीन ने अपनी तरक्की की रफ्तार बढ़ाई और बढ़ाता ही चला गया। आप मौजूदा पॉलिसी हुकूमत से देख लीजिए कि चीन में पॉलिसी पर हुकूमत के जब 20 साल मुकम्मल हुए तो उन्होंने इस बात का जश्न मनाया और उन्होंने वाज़ह तौर पर सोशल इकनॉमिक जोन वाले इलाकों की बात करते हुए कहा कि हम इसे बढ़ाते चले जाएंगे। आज तक ये तमाम तर चीज़ें जारी और सारी हैं। चीन के जनूबी इलाके की बात की जाए तो वहाँ पर वाक़या शेंजन माजी का एक छोटा सा कस्बा था, जो मौजूदा जदीद शहर बन गया है, जिसकी आबादी 2 करोड़ से भी तजावुज़ कर गई है। सवाल ये पैदा होता है कि इस गांव की तरक्की का राज क्या है। सन 1978 में चीन के वसी सूबे आनहोई के कस्बे वोंगयोंग के गाँव के किसानों ने मकामी हुकूमत के साथ खुफिया तौर पर एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे में किसानों ने अपने ख़ानदानों के ज़रिए इज्तिमाई इक़्तिसादी तंजीम यानी मकामी हुकूमत गाँव या ग्रुप से ज़मीन समेत दीगर पैदावारी अजनास या पैदावारी
काम का ठेका किया था। आज तक चीन के दही इलाकों में जारी रहने वाला बुनियादी इक्तिसादी निज़ाम है। ताहम इस वक्त ऐसा कोई भी मुआहिदा मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी था। लेकिन इसी साल चीन में इस्लाहात का आगाज़ हुआ और खुशकिस्मती से ये मुआहिदा इस्लाहात से मुताबिकत रखता था। यानी आप ये कह लीजिए कि इस तमाम तर निज़ाम को एक मरबूत निज़ाम के साथ मुंसलिक कर दिया गया है और ये निज़ाम बढ़ता ही चला गया और फिर इतना बढ़ा कि तमाम तर लोग ये एक जान होकर काम करने लगे। यानी आप ये देख लें कि सूदी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए तमाम तर कोशिशें की गई और इस काम में वो किसी हद तक कामयाब रहे। यानी अपने किसानों के लिए अपनी पॉलिसी को बहुत कम कर